नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना मुख्य जो टॉपिक चल रहा है अपनी क्लास में वो है लोक देवता। लोक देवताओं में अपन कल पढ़ लिए थे, अपन ने पंचपीरों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पंचपीरों में साथियों अपन ने गोगा जी के बारे में विस्तार से वहाँ पढ़ने की कोशिश की थी। आज अपन पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। जी हाँ साथियों, पंचपीरों को अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि अपने आने वाली कोई भी वैकेंसी हो उनमें कोई भी प्रश्न वहाँ से गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो साथियों आज पढ़ेंगे अपन पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म, बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं अपन। पाबू जी का जन्म साथियों 1239 ईस्वी में पाबू जी का जन्म हुआ। इनका जन्म कोलू गांव या कोलमुंड नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और ये स्थान फलोदी जिले में स्थित है। वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है साथियों? फलोदी जिले में स्थित है। साथियों पाबू जी का जो वंश था राठौड़ वंश से संबंधित थे और मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के ये वंशज बताए जाते हैं। आगे अपन जब मारवाड़ इतिहास पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल अपन अध्ययन करेंगे, राव सिंह के बारे में भी वहां पढ़ेंगे तो वहां अपन एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। तो साथियों ये पता रहना चाहिए कि पाबूजी राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। साथियों पाबूजी के पिता का नाम, पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी राठौड़। पाबूजी की माता का नाम कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। साथियों राजपूत स्त्रियां अपने नाम में ये शब्द जरूर लगाती है दे। दे का मतलब होता है देवी। पाबूजी का जो जन्म है उसको लेकर मतभेद बताया गया है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव में नहीं मानते हैं। मैं इधर बता देता हूं आपको। मोहनोत नैणसी, इन्होंने किताब लिखी थी नैणसीरी ख्यात। इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और आते हैं, महाकवि मोड़जी आसिया। ये मोड़जी आसिया बाड़मेर के निवासी थे। ये दो व्यक्ति ये कहते हैं कि पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे एक खारी खाबड़ नामक स्थान पड़ता है, उसके जस्ट पास में कोई जूना नाम का कोई गांव स्थित है। वहां कोई एक अप्सरा से इनका जन्म मानते हैं। मोहनोत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार के अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर से बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के निकट जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोहनोत नैणसी
और महाकवि मोड़जी आज से ये कहते हैं कि पाबू जी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबर नामक स्थान पड़ता है। उन्हीं के पास में एक छोटा सा गांव है जूना ग्राम, वहाँ एक अप्सरा के जन्म गर्भ से इनका जन्म ये मानते हैं साथियों। साथियों इनका विवाह, पाबू जी का विवाह सुप्यार दे या फिर फूलम दे के साथ हुआ। साथ ही सुप्यार दे या फिर ये जो फूलम दे हैं सोडा शासक सूरजमल की पुत्री थी। अमरकोट के सोडा शासक। साथियों पाबू जी के विवाह से एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पाबू जी ने एक धर्म बहन बनाया, धर्म बहन। पाबू जी की धर्म बहन का नाम था देवली बाई चारण। पाबू जी की धर्म बहन का नाम था देवली बाई चारण। साथियों नैनसिरी ख्यात में देवली बाई चारण का एक अलग नाम बताया गया है। क्या नाम बताया गया है साथियों? वीरवड़ी नाम बताया गया है, वीरवड़ी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली है। देवली बाई चारण का नैनसिरी ख्यात में क्या नाम मिलता है? वीरवड़ी मिलता है। साथियों इनकी जो धर्म बहन थी देवली बाई चारण, इनके पास एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी क्या नाम था साथियों? केसर कालमी। होता यूं है कि देवली बाई चारण की जो गायें हैं, यानी कि देवली बाई चारण के पास बहुत सी गायें थी। रात के समय में देवली बाई चारण की गायों की रक्षा इनकी जो ये घोड़ी है केसर कालमी यही करती थी। जब पाबू जी का विवाह फिक्स हो गया तो पाबू जी जब बारात लेकर के अमरकोट जाते हैं, तो ये विवाह से पहले पाबू जी अपनी धर्म बहन देवली बाई चारण के पास आते हैं और वो अपनी बहन देवली बाई चारण से ये केसर कालमी घोड़ी मांग करके ले जाते हैं। देवली बाई चारण ने केसर कालमी घोड़ी इस शर्त पे दी थी कि जब भी हम संकट में रहें तो आप तुरंत उसी समय मतलब हमारी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। ये वचन दे करके और पाबू जी केसर कालमी घोड़ी लेकर के अपनी शादी करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं साथियों? अमरकोट पहुंच जाते हैं। उन्हीं दिनों में क्या होता है कि साथियों पाबू जी के एक बहनोई थे जिंदराव खींची। बहनोई, पाबू जी के बहनोई जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची जायल शासक थे, जायल नरेश। साथियों जायल कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित। तो उस समय क्या हुआ कि पाबूजी और इनके बहनोई जिंदराव खींची में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था और इसी मनमुटाव के चलते जिंदराव खींची पाबूजी के विवाह में नहीं गए और विवाह में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से जिंदराव खींची ने मौके का फायदा उठाया और इस जिंदराव खींची ने देवली बाई चारण की गायों को चुरा लिया। देवली बाई चारण की गायों को चुरा लिया। साथियों जैसे ही देवली बाई चारण की गायों को चुराया और इसकी सूचना किसको दी गई? इसकी सूचना तुरंत पाबूजी को दी गई। जब अमरकोट में पाबूजी को यह सूचना मिलती है उस समय पाबूजी फेरों में बैठे थे और फेरे ले रहे थे। ऐसी मान्यता है कि उस समय पाबूजी ने 3.5 फेरे ले लिए थे। पाबूजी ने कितने फेरे ले लिए साथियों? फेरे उस समय ले लिए थे 3.5 फेरे। जब ये सूचना मिली पाबूजी ने तुरंत ये सूचना सुनते ही फेरों को वहीं रोक दिया और तुरंत केसर कालमी घोड़ी लेकर के वो निकल पड़े अपनी धर्म बहन देवली बाई चारण की गायों की रक्षा हेतु। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि पाबूजी ने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है देचू गांव, देचू ये पड़ता है फलोदी के पास में।
देचू नामक स्थान पर आकर पाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खींची को घेर लिया और साथियों यहीं पर पाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। साथियों ऐसी मान्यता है कि उस दिन के बाद में जो भी पाबूजी के अनुयायी हैं वो आज भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं। साथियों इनकी जो पत्नी थी सुप्यार दे या फिर फूलम दे, ये बाद में पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। ठीक है साथियों, तो ये इनके विवाह से जुड़ी हुई एक कहानी थी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाबूजी की धर्म बहन का क्या नाम था, देवलीबाई चारण, और उनके पास कौन सी घोड़ी थी, केसर काल में घोड़ी थी। ये घोड़ी मांग कर लेके गए थे अपनी बहन से विवाह करने पर। जब ये फेरे ले रहे थे उसी समय उनको सूचना मिली कि देवलीबाई चारण की गायों को चुरा लिया गया है, और वो भी चुराने वाले कौन, इनके बहनों ही थे, जिंदराव खींची। साथियों ये जो इन जिंदराव खींची और पाबूजी के मध्य जो ये युद्ध हुआ फलोदी में देचू नामक स्थान पर, ये 1276 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। साथियों पाबूजी के उपनाम और किन किन नामों से पाबूजी को जाना जाता है। साथियों उपनामों में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। इसका अवतार बताया गया साथियों, लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। पाबूजी को गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। गोरक्षक देवता। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग एक बीमारी होती है साथियों, इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, काली बुखार भी कहा जाता है। साथियों कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि प्लेग रोग का मुख्य वाहक क्या होता है। प्लेग रोग का मुख्य वाहक क्या होता है, आपको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है। साथियों प्लेग रक्षक के नाम से किस देवता को जाना जाता है, पाबूजी को जाना जाता है। साथियों पाबूजी को ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी को। क्यों कहा जाता है साथियों, इसलिए कहा जाता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे है, पाबूजी को है साथियों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे है, पाबूजी को, इसलिए पाबूजी को क्या कहा जाता है, ऊंटों के देवता। साथियों राजस्थान का राज्य पशु घोषित भी किया गया है ऊंट को। मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूं, ये आप इसको नोट कर लेना, आने वाले एग्जामों में ये काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथियों को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया साथियों, राजस्थान का राज्य पशु, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। कब किया गया साथियों, 30 जून 2014 को। बहुत से लोग कहेंगे कि साथियों फिर चिंकारा क्या है। साथियों चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु पालतू जानवरों में घोषित किया गया, पालतू जीवों में, जबकि वन्य जीवों में, नोट लगा के जरूर लिखना साथियों, वन्य जीवों में अगर राजस्थान का राज्य पशु पूछा जाए तो साथियों आपको बताना है चिंकारा। क्या बताना है, चिंकारा बताना है साथियों, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया था। 22 मई 1981 में चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। साथियों प्रश्न पूछा जाता है ऊंटों से संबंधित ही कि कैमल मैन किसे कहा जाता है, कैमल मैन। कैमल मैन किसे कहते हैं साथियों, कैमल मैन कहा जाता है अशोक टांक को। किसे कहा जाता है साथियों, अशोक
टाँक को कैमल मैन कहा जाता है। साथियों प्रश्न पूछा जाता है कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैमल सफारी यदि ऐसा प्रश्न आए तो बताना है साथियों ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। जैसलमेर। प्रश्न पूछा जाए साथियों कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? साथियों बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में ही आगे चल करके अपन चित्रशैलियां पढ़ेंगे। बीकानेरी जो चित्रशैली है उसमें ऊंट की खाल पर एक चित्रांकन कार्य किया जाता था जिसे कहा जाता है उस्ता कला। तो बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है साथियों? उस्ता कला प्रसिद्ध है। साथियों केंद्रीय प्रजनन ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताना है जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों ऊंट के गले का आभूषण। गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण क्या है साथियों? गोरबंद। क्या है? गोरबंद। गोरबंद। ऊंट के नाक का आभूषण। नाक का आभूषण है नकेल। ऊंट के पीठ का आभूषण क्या है साथियों? काठी। क्या है साथियों? काठी। ऊंटों में साथियों दो रोग मुख्य रूप से होते हैं, रट लेना, यही याद कर लेना इसको। ऊंटों में मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं साथियों? रोग दो रोग प्रसिद्ध है, सर्रा और केमल पॉक्स। केमल पॉक्स। सर्रा रोग किस में होता है? ऊंटों में होता है। और केमल पॉक्स भी किस में होता है? ऊंटों में। साथियों ये ऊंटों के लोक देवता की जब चर्चा कर रहे थे तो यही मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की है, आप इसको थोड़ा देख लेवें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। साथियों आगे है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो फड़ है इसके बारे में भी साथियों बहुत सी बार एग्जामों में प्रश्न जो फड़ है ये सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ है। लोकप्रिय फड़ है। साथियों पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन केवल और केवल रात में किया जाता है। वाचन कब किया जाता है? रात में किया जाता है। साथियों ध्यान रहे पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? पाबूजी की फड़ का वाचन नायक। नायक या फिर थोरी जाति के बोफों द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और वो कब किया जाता है साथियों? ये किया जाता है केवल रात में किया जाता है। साथियों पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों इनमें अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को भी यहीं पढ़ लो। मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। एक है साहब पाबूजी के पावड़े। पाबूजी के पावड़े। पावड़े का मतलब होता है मारवाड़ में जो किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पावड़े कहा जाता है। तो पाबूजी के जो पावड़े हैं ये भी प्रसिद्ध है साथियों। पाबूजी के जो पावड़े हैं ये किसके द्वारा गाए जाते हैं? साथियों ये गाए जाते हैं नायक या फिर
रेबारी, रेबारी जाति के लोगों द्वारा, नायक या रेबारी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं साथियों? पाबू जी के पावड़े यानी गीत गाए जाते हैं साथियों। जिस समय पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं उस समय भी एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों? वाद्य यंत्र, कंफ्यूज नहीं होना है। फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों, लेकिन पाबू जी के पावड़े जब गाए जाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि ऊंटों के लोक देवता कौन थे? ऊंटों के लोक देवता थे साथियों पाबू जी। ध्यान रहे साथियों, ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी है। ऊंट पालक जाति कौन सी है साथियों? रेबारी। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। ऊंट पालक जाति, कई नामों से जाना जाता है ऊंट पालक जाति को। इनको रेबारी भी कहा जाता है, इनको रायका भी कहा जाता है, रेबारी या रायका। ऊंट पालक बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? पाबू जी की। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। साथियों, रियासत काल में एक जगह पर ऊंट की बलि दी जाती थी। ये भी आप थोड़ा नोट करके लिख लें। एक जगह स्थित है, यानी टोंक में एक जगह है टोंक, ये आप थोड़ा ध्यान रखें साथियों। टोंक में एक महल है जिसका नाम है मुबारक महल। मुबारक महल साथियों, इस मुबारक महल में रियासत काल में बकरा ईद पर किसकी बलि दी जाती थी? ऊंट की बलि दी जाती थी। ऊंट की क्या दी जाती थी साथियों? बलि। लेकिन ऊंट की बलि को बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया। 2014 में जब ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया उसके बाद में तो पूर्ण रूप से ही प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर रोक कब लगाई गई साथियों? रोक लगाई गई 2014 से। तो यह है पाबू जी की फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन केवल रात में होता है। थोरी या नाइक जाति के जो गोप हैं उनके द्वारा इनका वाचन किया जाता है साथियों। वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि पाबू जी के पावड़े जब गीत गाए जाते हैं तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों। पाबू जी से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो रह गई है अब अपने इस टॉपिक से संबंधित, वो मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये नोट कर लेना साथियों आप सभी। नंबर 1 साथियों, पाबू जी का मेला कहाँ लगता है? इनका मेला उसी जगह लगता है जहां इनका जन्म हुआ, यानी जहां पर इनका जन्म हुआ था उसी जगह पर इनका क्या लगता है? मेला। कोल्लू नामक स्थान पर इनका मेला लगता है। कोल्लू या कोलमुंड। साथियों, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है फलोदी जिले में। फलोदी जिले में। मेला कब लगता है? अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। साथियों, पाबू जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है। नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? थाली नृत्य। कब किया जाता है? पाबू जी के मेले में। नेक्स्ट है साथियों, मेहर जाति के मुसलमान। मेहर जाति
और ये जाति सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है साथियों। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं, पीर मानकर पूजते हैं। साथियों, बाबूजी के कुछ अंगरक्षक भी थे, कुछ सहयोगी भी थे। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखवा रहा हूं आपको, बाबूजी के सहयोगी। बहुत सी बार यहां से प्रश्न आ चुका है साथियों, बाबूजी के सहयोगी। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन से थे साथियों? चांदा, डेमा, हरमल, राइका, सावंत, सल्की सोलंकी। ये बाबूजी के क्या थे साथियों? अंगरक्षक थे, या आप सहयोगी भी कह सकते हो, अंगरक्षक। बाबूजी के अंगरक्षक चांदा, डेमा, हरमल, राइका, सावंत, सल्की सोलंकी, ये इनके अंगरक्षक थे साथियों। साथियों, बाबूजी ने बाल्यकाल में ही छुआछूत का विरोध किया था। क्या किया? छुआछूत का विरोध किया। और इन्होंने 7 अछूत समझे जाने वाले, म्लेच्छ समझे जाने वाले 7 अछूतों को शरण भी दी थी साथियों। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नोटिस कर लेना इसको। 7 अछूत समझे जाने वाले भाइयों को शरण दी। किसने दी साथियों? बाबूजी ने शरण इनको दी थी साथियों। बाबूजी से संबंधित एक लास्ट टॉपिक और है साथियों, छठा टॉपिक में यहां लिख रहा हूं, बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश साथियों एक ग्रंथ है जिसमें बाबूजी के जीवन परिचय या इनके जीवनी के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। बाबू प्रकाश के जो लेखक थे, इसके लेखक थे साथियों मोड़जी आसिया। मोड़जी आसिया साथियों, मोड़जी आसिया भांड्यावास के रहने वाले थे। भांड्यावास स्थित है बाड़मेर में। तो साथियों ये थे बाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल नोट्स बनाकर आप अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें। साथियों आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नई ऊर्जावान क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद।